नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर बल दिया। देशवासियों से पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का आह्वान। कल से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं होंगे। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.76% हुई। आईएनएस जलाश्व कल 700 भारतीय नागरिकों को लेकर कोलंबो से तूतीकोरिन के लिए रवाना होगा। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिचायक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने कोविड-19 की गंभीर चुनौतियों का सामना किया है और कोरोना को तेजी से फैलने से रोका है। ये महामारी दुनिया के अन्य भागों में तेजी से फैली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्यु दर भारत में बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्मः, जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है। प्रधानमंत्री ने महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा की और कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है। पूर्वी क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश के विकास को रफ्तार देने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम नए समाधान खोजें और सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए हैं। केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में कई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के चक्रवाती तूफान का साहस और बहादुरी से सामना करने के लिए लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों ने जिस धैर्य और संकल्प से इस आपदा का सामना किया वो बहुत सराहनीय है। देश के कई भागों में टिड्डी दलों के प्रकोप के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारें, कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को बचाया जाए। एक तरफ जहां पूर्वी भारत तूफान से आई आपदा का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है, नए नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर ये जो संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। श्री मोदी ने आह्वान किया कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करें। हम बार बार सुनते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है। गांव-गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय है। उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। 5 दिन 7 दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती माँ के पास बुझाएगा, पानी फिर जमीन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा। और इसलिए इस वर्षा ऋतु में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को संरक्षण करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में मन की बात का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण, देश की समृद्ध जैव विविधता और प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने पर भी बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सोच वाला व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी एक असाधारण नेता है, जिनसे प्रेरित होकर लोगों में काम करने का नया उत्साह पैदा होता है। श्री चौहान ने आज भोपाल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना के संकट की गंभीरता को समझा और समय रहते सभी को इसके प्रति सजग किया। उनके सक्षम नेतृत्व में सभी कोरोना से प्रभावी तरीके से निपटने में सफल हो रहे हैं। सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है। चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरू होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए कल से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से आगंतुकों से जीवंत हो उठेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देश भर में अग्रिम आदेश तक निषिद्ध रहेंगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने दुकानदारों से कहा है कि कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है। ऐसे में उन्हें अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। एक रिपोर्ट। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। मुद्रा शिशु लोन के रूप में लघु व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए 1,500 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% का ब्याज लाभ हासिल कर सकते हैं। सड़क के किनारे स्थित फेरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत 50 लाख फेरी वाले 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिलों के बीच चलने वाली बसें कल से शुरू होंगी और बताया कि बस अड्डों और बस के भीतर परस्पर सुरक्षित दूरी का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अनुमति की जरूरत होगी। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अनलॉक के पहले चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के अतिरिक्त गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए 8 जून से राज्य में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल तथा बार अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 9 से भोर 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी कार्यालय 100% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन 3 पालियों में कार्य कराया जाएगा। कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों को चलने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानें प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ खुलेंगी। राज्य में रोडवेज बस भी निर्धारित सवारियों के साथ चल सकेंगी। लोगों को आने जाने के लिए किसी भी ई पास या पास की आवश्यकता नहीं होगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में आज नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया है कि प्रदेश में सभी मार्गों पर अब सार्वजनिक वाहन संचालित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में कल से कई तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कल से पर्यटकों के लिए फिर खोल दिए जाएंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कल से सभी चिकित्सकीय सेवाएं पहले की तरह सुचारू हो जाएंगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि SMS मेडिकल कॉलेज को नॉन कोविड घोषित कर दिया गया है। इस बीच राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष रही परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 18 से 30 जून तक आयोजित की जाएंगी। कोरोना के कारण प्रदेश की अदालतों में जारी वर्तमान व्यवस्था को भी 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। अधीनस्थ अदालतों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है और अंतर्राज्यीय यातायात और यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को भी राज्य में लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये घोषणा की। उन्होंने निषेध क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने आज लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने और प्रतिबंधों में छूट देने के प्रावधानों की घोषणा की। ब्यौरे के साथ संवाददाता।
महाराष्ट्र सरकार का मिशन बिगिन अगेन 3 जून से शुरू हो रहा है, जिसके तहत मुंबई, पुणे, सोलापुर, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और राज्य के अन्य शहरों में बीच, सार्वजनिक या निजी मैदान, हाउसिंग सोसाइटी की खुली जगह समेत खुली जगहों में की जाने वाली साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग जैसी गतिविधियां सुबह 5 से शाम 7 के बीच शुरू करने की अनुमति दी गई है। वहीं अत्यावश्यक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा अन्य जरूरतों के लिए 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिला, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर ना निकले। सरकारी दफ्तर 15% या न्यूनतम 15 कर्मचारी क्षमता में जो ज्यादा होगी उसकी मदद से चलाए जाएंगे। 5 जून के बाद मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी बाजार, दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों समेत खुले किए जाएंगे। 8 जून के बाद सभी निजी कार्यालयों को 10% तक कर्मचारी समेत काम करने की अनुमति होगी और शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में छूट देते हुए लॉकडाउन की अवधि जून के अंत तक बढ़ा दी है। हालांकि पूजा स्थल, पोर्टल, मनोरंजन सेवाएं, शॉपिंग मॉल और शिक्षण संस्थाएं 30 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा कि इस अवधि में मेट्रो और रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी। इस बीच तमिलनाडु ने कोरोना वायरस से 1449 नए लोग संक्रमित हो गए हैं। राज्य में आज वायरस संक्रमण से 13 लोगों की मौत हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर बल दिया। देशवासियों से पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का आह्वान। कल से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं होगी। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.76% हुई। आईएनएस जलाश्व कल 700 भारतीय नागरिकों को लेकर कोलंबो से तूतीकोरिन के लिए रवाना होगा। ये आकाशवाणी है। कल से देश भर में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेल सेवा श्रमिक स्पेशलों और 30 वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य दोनों श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे। सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी। रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। केवल वे यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे। रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म और आरएसी टिकट होगा। सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा। गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे आदि नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के लिए अपनी चादर खुद लेकर जाएं। शुरू हो रही नई रेलगाड़ियों के लिए टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की टिकट खिड़कियों, सामान्य सेवा केंद्रों या एजेंटों के जरिए भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। विशेष रेलगाड़ियों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे केंद्र शासित प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। इन लोगों को लखनपुर के रास्ते विशेष श्रमिक रेलगाड़ी तथा बसों के जरिए लाया गया है। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर देश के विभिन्न हिस्सों से 38 विशेष रेलगाड़ियां आई हैं। अभी तक 1,02,972 लोगों को लाया गया है। देश में अधिकतम श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर गुजरात शीर्ष पर बना हुआ है। गुजरात से 1017 रेलगाड़ियों के जरिए
15 लाख से ज्यादा मजदूर अपने गृह राज्यों में पहुंचे हैं। राज्य के श्रम और रोजगार विभाग ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि गुजरात से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा। गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने विशेष रेलगाड़ियों द्वारा प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य में भेजने का कार्य पूरा कर लिया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसने 1000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर 15,18,000 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में भेजा है। श्रम और रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा के अनुसार स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा आयोजित स्थानांतरण है। इस सप्ताह के शुरू में 40 से अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चल रही थी, जो कम होते होते आज अंतिम दिन 7 विशेष रेलगाड़ियों को रवाना किया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश के विभिन्न भागों में फंसे पूर्वोत्तर के 1 लाख से अधिक मजदूर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर में फंसे लगभग 40,000 लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पूर्वोत्तर से अपने अपने घर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि कल से नॉर्थ ईस्ट रेलवे द्वारा 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें से 3 ट्रेनें असम में और बाकी 3 ट्रेनें दूसरे राज्यों में चलेगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने सहित यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीच असम सरकार कल लॉकडाउन के 5वें चरण के दिशा निर्देश जारी करने की संभावना है। मानस प्रतीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 47.76% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,614 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठाए हैं। इन कदमों की उच्च स्तरीय निगरानी में लगातार समीक्षा की जा रही है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 1,25,428 नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक इस महामारी से 37,37,027 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज कोविड-19 के 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर शहर में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 293 हो गई है। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 9 नए रोगी सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 71 हो गई है। कोविड-19 के 4 रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। त्रिपुरा में कोरोना संक्रमण के आज 11 नए मामले पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है। इनमें से 107 का इलाज चल रहा है, जबकि 172 ठीक हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के महामारी और संचारी रोग विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन R. गंगाखेडकर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रूमेटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों को सुझाव दिया कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथ धोने और खांसते समय शिष्टाचार का पालन करने पर विशेष ध्यान दें। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना।
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की जांच के मामले में भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि देश में किए जा रहे उपायों के वांछित परिणाम सामने आए हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने, राशन कार्ड प्रणाली को नया रूप देने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित करने जैसी कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि कोविड-19 संकट के दौरान देश में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। देश में 751 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज का भंडार उपलब्ध है। 213 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज पहुंचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दालें दी जा रही हैं, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की कवायद को भी शुरू किया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जनवरी तक सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया जाएगा। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के प्रयासों के तहत पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर बनाए जाने के लिए इथाइल अल्कोहल की बढ़ती मांग के अनुरूप चीनी और शीरे से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और मास्क मानकों के अनुरूप नहीं होने की वजह से एम्स के 50 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने तथ्यों की जांच के बाद इस खबर को गलत बताया है। कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों को जो मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं वे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। इन्हें एम्स की समिति द्वारा जांचा और प्रमाणित किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के बाद ये घोषणा की गई है। महानिदेशालय ने कहा है कि विदेशी विमानन कंपनियों को उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इससे पहले देश में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से फिर शुरू कर दी गई। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व कल श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना होगा। वंदे भारत अभियान के हिस्से के रूप में समुद्र सेतु अभियान के तहत श्रीलंका से ये भारतीय नागरिकों की वापसी का पहला जत्था है। ये पोत कल सुबह कोलंबो से रवाना होगा और देर शाम तूतीकोरिन पहुंच जाएगा। बांग्लादेश में लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ हटाए जाने के बाद कोविड-19 से एक ही दिन में नए संक्रमण और मौत के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। वहां के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार कल 40 लोगों की मौत हुई और कोरोना संक्रमण के 2545 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। और अब कल शाम तक के मौसम पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर दक्षिण में चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 30 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ फुहारें पड़ने का भी अनुमान है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर की ओर चलें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में गरज के साथ वर्षा होने का भी अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इलाके में आंधी के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आंशिक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 जबकि अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून कल केरल पहुंच रहा है। अरब सागर पर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के अगले 24 घंटे में और गहन होने की संभावना है। ये बाद में समुद्री तूफान में भी विकसित हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। प्रधानमंत्री ने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर बल दिया। देशवासियों से पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का आह्वान। कल से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं होगी। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.76% हुई और आईएनएस जलाश्व कल 700 भारतीय नागरिकों को लेकर कोलंबो से तूतीकोरिन के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।